So again, very welcome to you, all of you, in my session. And as you know, in the previous chapter, we talk about some important points of photoelectric effect. याद है ना ये तीनों के तीनों, जिसमें सबसे पहले अगर मैं फटाफट से फास्टली रिवीजन करवाऊँ तो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट स्ट्राइक इट. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड proportional to the intensity or brightness. And number 3, F is greater than F0 required for the photoelectric effect. ये तीनों पॉइंट कंप्लीट किए ना? हाँ या ना में रिप्लाई दो. We completed these 3 points, yes or no? Good. अब यहाँ से बात बाकी है, चलो समझते हैं. होप सो कल मैंने वापस एक रिवीजन जैसा लेक्चर लिया था और आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा. ओके, सो आपकी प्रैक्टिस को और अच्छे से बनाने के लिए एक और नोटिफिकेशंस मैं दे देता हूं. ओके, चलो एक काम करता हूं, लेक्चर के एंड में मैं नोटिफिकेशन देता हूं, मुझे याद करवाना. ओके, सबसे पहले यहाँ पे पढ़ने में ध्यान देते हैं. ऑल ऑफ द अबव रिजल्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. ओके, जितने भी रिजल्ट्स है वो हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे. According to the latter, the energy content of the beam of light that depends on brightness of the light. देखो, सबसे पहले यहाँ पे ऐसे लिखा था इंटेंसिटी और ब्राइटनेस दोनों चीज यूज किया, लेकिन लेटर ऑन पता चला कि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द बीम ऑफ लाइट दैट डिपेंड्स ऑन ब्राइटनेस ऑफ लाइट. इन अदर वर्ड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड with them should depends on brightness of light, not on intensity. Okay, किस पे डिपेंड्स है? brightness of light पे डिपेंड्स है. क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्लेट में से बाहर निकलने वाले हैं और उनका काइनेटिक एनर्जी कितना रहने वाला है. It has been observed that though the number of electron ejected does not depend on the brightness of light, kinetic energy of इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट. अभी देखो अच्छे से वापस एक बार करते हैं यहाँ से शुरुआत, ये तीनों पॉइंट से, क्योंकि ताकि आपको जो पॉइंट समझने वो समझ में आए. सबसे पहले ये जो पॉइंट्स है वो किसके हैं? रिजल्ट्स विच इज ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंट. मैं सिर्फ पढ़ूंगा, कहीं पे जरूरत पड़ेगी तभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कल कर ही दिया था. द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस सून एज द बीम स्ट्राइक द सरफेस. ओके, और वो जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड जितना ही टाइम होता है. उतने जल्द ही में, इतने कम टाइम में, तुरंत जैसे लाइट स्ट्राइक हुआ और 10⁻⁸ सेकंड में तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो जाएगा. देयर इज अ नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस ऑफ लाइट. है ना, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे प्रोपोर्शनलिटी में रहते थे कौन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये सारे ऑब्जर्वेशन थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के. एंड फॉर एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफ ग्रेटर देन F0 रिक्वायर्ड. मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, एंड दिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. बिलो दिस फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट ऑब्जर्व, बट एफ ग्रेटर देन F0 देन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद सम काइनेटिक एनर्जी. मैंने उसके लिए एक स्टोरी भी बताया था आपको, बराबर, वो -500 रुपीज वाला, आपको याद भी होगा. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन अ फ्रीक्वेंसी. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी. ऑल द अबव रिजल्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स. अब ये जो तीनों रिजल्ट है वो क्लासिकल फिजिक्स से तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे. देन अकॉर्डिंग टू द लेटर, फिर जो एक्सपेरिमेंट आए उसमें पता चला कि एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट, लाइट का जो बीम था जो हमने इंसिडेंट किया था उसका एनर्जी जो था दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट. यानी कि ज्यादा ब्राइट लाइट होगा तो ज्यादा एनर्जी होगा. एंड इन अदर वर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जो सरफेस पे लाइट हम स्ट्राइक करते थे उस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलते थे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं. देन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? ब्राइटनेस ऑफ लाइट. क्योंकि हमने ऐसा बोला कि जो लाइट है, लाइट का बीम है, उसका एनर्जी ब्राइटनेस पे है, तो जितना ज्यादा एनर्जी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एमिट हो गए, उतना उनको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगा. जैसे 500 रुपीज आपका बाउंड एनर्जी था घर में बैठे रहने का, सोसाइटी के बाहर नहीं जाने मिलता था. कोई आपको 1000 दे, कोई आपको 2000 दे, जितना ज्यादा दे उतना आपको ज्यादा मजा है. देन सो कहने का मतलब बीम का जितना एनर्जी ज्यादा उतना ज्यादा मजा है.
तो बीम का ब्राइटनेस पे रहता था एनर्जी डिपेंड्स, एंड दैट्स वाई यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्शन है वो भी ब्राइटनेस पे डिपेंड रहेगा। किस पे डिपेंड रहेगा? ब्राइटनेस पे। Now it has been observed that though the number of electron ejected does depend on brightness of light, the kinetic energy of it does not depend on electrons. Yeah, kinetic energy of the ejected electron does not. Okay, चाहे number of electron brightness पे depend हो, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो ब्राइटनेस पे डिपेंड नहीं थी। ऐसा ऑब्जर्वेशन लेटर ऑन किया गया एक्सपेरिमेंट रिफॉर्म करके। देन अच्छे से यहां पे समझने वाली बात है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू यहां पे आपको गाइड किया गया है कि मानो कि आप कोई लाइट है, रेड कलर का लाइट, जिसको आप मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करते हो, जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है रेड कलर के लाइट का 4.3 to 4.6 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज ऑफ एनी ब्राइटनेस। चाहे आप ब्राइटनेस ज्यादा रखो चाहे कम रखो, एनी ब्राइटनेस एनी इंटेंसिटी, ब्राइटनेस और इंटेंसिटी बोथ आर सेम वर्ड। हाँ, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी दोनों का मतलब सेम होता है। एनी ब्राइटनेस एनी इंटेंसिटी में साइन ऑन अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल फॉर आवर्स बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। देखो यहां पे ब्राइटनेस का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। आपने पोटेशियम सरफेस पे, पोटेशियम के सरफेस पे, पोटेशियम मेटल के सरफेस पे रेड कलर का लाइट इंसिडेंट किया जिसका फ्रीक्वेंसी रेंज था 4.3 to 4.6 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, बट चाहे आप ब्राइटनेस बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो रहे हैं पोटेशियम में से। मतलब कि यहां पे आपको पता चला कि भाई फोटो इलेक्ट्रॉन्स के एमिशंस में ब्राइटनेस कुछ काम नहीं आएगी। दूसरी बात, एज सुन एज इवन अ वीक, वेरी वीक येलो लाइट, काफी कम ब्राइटनेस, छोटा सा एकदम लाइट येलो कलर का लाइट हो, ओके, ब्राइट ना हो, मतलब ज्यादा डार्क ऐसे आइस में लगे उतना ब्राइट ना हो। ब्राइट और उससे तो पता चलेगा ना, एकदम डीम लाइन और एक ब्राइट लाइट। ओके, इंटेंसिटी एक में ज्यादा होती है एक में कम होती है। कम होती है तो आप सामने भी देख सकते हो और ज्यादा होती है तो आप सामने नहीं देख सकते हो। दैट इज द डिफरेंस ऑफ इंटेंसिटी। मानो कि कम इंटेंसिटी वाला लाइट अगर किसी पोटेशियम के सरफेस पे हम इंसिडेंट करते हैं और वो येलो कलर का है जिसका फ्रीक्वेंसी है 5.1 to 5.2 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज, साइन ऑन द पोटेशियम मेटल, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व। देखो यहां पे आपने ब्राइटनेस बिल्कुल कम रखा है, वीक येलो, यानी कि ब्राइटनेस बिल्कुल कम रखा है, बट फिर भी यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने मिलता है। यानी कि जो हमें क्लासिकल फिजिक्स बता रहा था, क्लासिकल फिजिक्स ऐसा बता रहा था कि ब्राइटनेस एनर्जी के साथ रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स। ओके, बट यहां पे हमें कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं। हम यहां पे ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई ब्राइटनेस का एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए एक बाउंड एनर्जी से तो ओवरकम करना पड़ेगा ना, तो यहां पे ऐसा कोई लेना देना नहीं है ना। बट हाँ, यहां पे ब्राइटनेस का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो कि यहां पे मतलब है फ्रीक्वेंसी का, है ना। यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी 10⁻14 से 10⁻14 ही है, लेकिन रेंज बढ़ा दिया, 4.3 4.6 था, यहां पे 5.1 5.2 कर दिया। एंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर पोटेशियम मेटल इज 5 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 जो था वो 5 क्रॉस 10⁻14 हर्ट्ज था, ये उससे छोटा था 4.3 4.6, इसीलिए यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखने मिला रेड कलर की लाइट में, बट येलो कलर में थोड़ा बढ़ गया, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने मिला। आइंस्टाइन वॉज एबल टू एक्सप्लेन। अब ये तो भाई हमारे क्लासिकल फिजिक्स से उल्टे आ रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स में ऐसा था कि भाई फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है क्लासिकल फिजिक्स में। क्लासिकल फिजिक्स मतलब कि 19th सेंचुरी के पहले के फिजिक्स के रूल्स, ओके, जिसमें कभी भी एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो ये हमारे क्लासिकल फिजिक्स से थोड़ा उल्टा हो गया, एंड दैट्स व्हाई इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? जो सेंचुरी से सेंचुरीज चलता आ रहा था वो फिजिक्स में अभी हमें उल्टा एजप्शन करना था। देन एंड दैट्स व्हाई आइंस्टाइन 1905, है ना, was able to explain photoelectric effect using which theory? Planck's quantum theory of electromagnetic radiation as starting point. Okay, आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, उन्होंने यूज किया कौन सी थ्योरी को? प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को, जो प्लैंक्स ने एकदम बेसिक लेवल पे दिया था, एजप्शंस के थ्रू दिया था, उसका कोई वैलिड प्रूफ नहीं था। वैसी थ्योरी को पकड़ के आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन किया। वैसे प्लैंक्स को याद कर लो, प्लैंक ने क्या किया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी ऐड की थी, है ना। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको प्रीवियस हिस्ट्री याद रहेगी ना, तो ही ये जर्नी एटम्स की आपकी आगे बढ़ेगी, ये चीज आपको ध्यान रखना है। देन तो आइंस्टाइन ने क्या किया था माय डियर स्टूडेंट्स?
कि जो पीछे का जो पीछे का प्लैंक्स का थ्योरी था उसको लेके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। और प्लैंक ने किसके लिए क्वांटम थ्योरी यूज की थी? ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। सो शाइनिंग ऑफ द बीम ऑन ऑफ लाइट ऑन द मेटल सरफेस कैन देयरफॉर व्यूड एज अ शूटिंग ऑफ बीम ऑफ पार्टिकल। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में प्लैंक का मानना था कि वहां पे क्रंचेस ऑफ एनर्जी, ये वर्ड आपको याद हो, आपकी बुक का ही है ना, जिन जिन लोगों को याद हो हाँ या ना में लिखना है फटाफट से। क्रंचेस ऑफ एनर्जी, मैंने जिसको पैकेट ऑफ एनर्जी बोला था, है ना, हाँ या ना। देन जिसको मैंने क्या बोला था? पैकेट ऑफ एनर्जी। देन कितने लोगों को स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रहा है? एमई लिख के भेजना अगर हो रहा है तो। एक मिनट दो। Okay, so shining of the beam on a metal surface can therefore view as a shooting of beam particle and that beam particle is known as photon. उसको क्या नाम दिया गया? Photon. So when a photon of sufficient energy strikes an electron in in the atom of the metal, it transfers its energy instantly to the electron during the collisions and the electron is ejected without any time lag or delay. है ना, इट इज जस्ट लाइक, मानो कि कोई कार खड़ा था रोड पे और पीछे से वो फॉर्मूला कार का कोई ड्राइवर आया जिसका ब्रेक नहीं लगा, है ना, 200-300 किलोमीटर पर आवर्स पे, और वो जो कार स्टेडी था उसको टक्कर लगाया। देन तो जो स्पीड में आया था वो स्टॉप हो गया और जो स्टॉप हुआ स्टेडी था वो मोशन करने लगा, है ना। तो जो स्टेडी कार था दैट इज इलेक्ट्रॉन और जो स्पीड में आया दैट इज फोटोन। फोटोन इलेक्ट्रॉन को टकराया, फोटोन ने अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन ने विथआउट एनी टाइम लाइक मेटल सरफेस से बाहर निकल गया। सो दिस इज द इंटरेक्शन बिटवीन द रेडिएशन एंड एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स। वो एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने एजम्पशंस लिया कि ये जो रेडिएशन है उसका वेव नेचर होता है रियलिटी में, बट उनके पास पार्टिकल नेचर भी होता है, और वो जो पार्टिकल नेचर है वो पार्टिकल, रेडिएशन के पार्टिकल्स को नाम दिया गया फोटोन। When photon strike with the electron, it will give full energy of it to an electron, and electron by gaining that energy leave the metal surface. Greater the energy possessed by the photon, greater will be the transfer of energy of electron and greater the kinetic energy of ejected electron. जितना फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी होगा उतना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। So in other words, kinetic energy of ejected electrons is proportional to the frequency of electromagnetic radiation. क्योंकि प्लैंक्स ने तो ऑलरेडी बता दिया था HF, है ना, E equals to HF। फोटोन का एनर्जी कितना होता है? HF. Since the striking of photon has energy equals to H nu, नहीं, हम क्या लिखेंगे? HF. And the minimum energy required, one second, okay, and the minimum energy required to ejected electron is HF0 according to the frequency, threshold frequency F0, एनर्जी हो जाएगा HF0, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड HF0, एंड सपोज वर्क फंक्शन इज W0, दिस मिनिमम एनर्जी HF0 इज नॉन एज वर्क फंक्शन W0, जिसको हम नेक्स्ट ईयर 12th में फिजिक्स में जाके phi0 बोलने वाले। अच्छे से याद रखना, नेक्स्ट ईयर आप फिजिक्स में पढ़ोगे तब उसको phi0 बोलोगे। देन द डिफरेंस इन एनर्जी HF माइनस HF0 इज ट्रांसफर्ड एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। तो यहां पे मैं एक फॉर्मूला मैं खुद का बनाया हुआ दूंगा, अच्छे से समझना। एक होता है गिवन एनर्जी,
थ्रू द फोटोन, फोटोन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, दैट इज द गिवन एनर्जी, दैट विल बी यूटिलाइज इन टू थिंग्स, वन दैट इज द वर्क फंक्शन, बाउंड एनर्जी है ना, वर्क फंक्शन, प्लस रिमेनिंग वन कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। इट जस्ट लाइक मैंने आपको 1000 रुपीज दिए, आपका जो वो घर में वो दुकान वाले से किराया उधार था, ओके, वो था -500, तो आपने क्या किया है ना, 500 रुपीज जो बाकी बचे वो आपका काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि और 1000 रुपीज यूटिलाइज इन दिस वन डिबेट एंड काइनेटिक एनर्जी। तो गिवन एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द गिवन एनर्जी? HF। वर्क फंक्शन क्या होता है? W रखा है यहाँ पे, डन, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? K। या तो फिर W का अगर वैल्यू रखे तो HF0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 हो तो HF0 मिनिमम एनर्जी रिक्वायर, प्लस K, इसलिए मुझे K चाहिए ना, तो HF0 जाएगा उधर, तो हो गया HF माइनस HF0 इज ट्रांसफर एज अ काइनेटिक एनर्जी। Following conservation of energy principle, the kinetic energy of ejected electron is given in the equation, और यही इक्वेशन यहाँ पे आपको लिख के दिया है, HF0, आपको न्यू नहीं बोलना है, मैं तो फ्रीक्वेंसी को F ही बोलूंगा, ओके, क्यों? देखो ये न्यू हम ऐसे लिखना होता है, कंप्यूटर में अच्छे से प्रिंट होता है, हमें तो ऐसे ऐसे करते करते ऐसे हो जाएगा V, और आगे जाके V स्क्वायर आएगा वेलोसिटी का, वेलोसिटी और V मिक्स हो जाएगा, इसलिए हमें कभी भी न्यू को नहीं फॉलो करता हूँ, F को फॉलो करता हूँ। तो HF इक्वल्स टू HF0 प्लस 1/2 mv स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, where m is the mass of electron, v is the energy, velocity associated with the ejected electron. Now lastly, more intense beam light consists larger number of photon, okay? अब हम समझे कि फिर ऑब्जर्वेशन तो हमें ऐसा मिला था कि भाई इंटेंसिटी ज्यादा तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा मिल रहे थे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा मिल रहे थे, तो सर उसका क्या एक्सप्लेनेशन होगा, है ना? आइंस्टाइन ने उसके लिए क्या बोला, तो भाई जो मोर इंटेंस बीम होना मतलब कि जितना ज्यादा ब्राइटनेस होना बीम में, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए, और ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हो गए, और जितने फोटोन ज्यादा उतना कोलाइजन्स ज्यादा और उतने इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन ज्यादा, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज आल्सो लार्जर एज कंपेयर टू द एक्सपेरिमेंट इन विच अ बीम ऑफ वीकर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एम्प्लॉयड, ओके? मानो कि आप वीक लाइट भी एम्प्लॉयड कर लो, बराबर, डन। तो वीक लाइट एम्प्लॉयड करना मतलब कि उसका एनर्जी कम होना, एनर्जी कम होना मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो सबसे पहले ए कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है, F ग्रेटर देन F0। अगर ए कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, बाद में अगर वीक और स्ट्रॉन्ग, अगर आपका स्ट्रॉन्ग लाइट है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे, और अगर आपका वीक लाइट है तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे, है ना? दिस इज द थिंग बिहाइंड द कॉन्सेप्ट, ओके? बोलो, कोई डाउट हो तो फटाफट बता दीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट नहीं है तो आपको नेक्स्ट लिखना है। ओके, सो बात करते हैं ड्यूअल बिहेवियर एंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल बिहेवियर। द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पोज्ड अ डिलेमा फॉर साइंटिस्ट, ओके? जो लाइट था, है ना, डिलेमा मतलब कि एक चकित हो जाना, वंडरफुल, ओके? या तो फिर ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, वंडरफुल ही बोलते हैं, या तो फिर एक एंथुसियास्टिक फीलिंग आना। देन तो एक्चुअली में जो लाइट है, जिसको वेव नेचर ही मानते थे क्लासिकल फिजिक्स में, उसको क्लासिकल फिजिक्स ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, 19th सेंचुरी के आगे का फिजिक्स, उसमें उसको लाइट को वेव ही माना जाता था। बट जैसे उसका पार्टिकल नेचर आया, जो किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने, थ्रू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके? है ना, लोग ऐसे इंथुसियास्टिक हो गए, यार ये क्या हो गया, जो दिखता है लाइट, जो दिखता है वेव, उसके अंदर कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर। और उसी पार्टिकल नेचर के एजप्शन से, ये एजप्शन था, आइंस्टाइन ने एजप्शन लिया प्लैंक्स के अकॉर्डिंगली। प्लैंक ने भी पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझाने के लिए क्वांटम्स का एजप्शन ही लिया था। देन तो कहने का मतलब ऐसे एजप्शन जब सामने आए और कुछ थ्योरी, कुछ ऑब्जर्वेशंस, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने ऑब्जर्व किया था, उसके ऑब्जर्वेशन को ये थ्योरी सेटिस्फैक्शनली समझा पाए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्लैंक्स थ्योरी समझा पाया, मतलब कि अब वो गलत नहीं हो सकते, सही तो जा रहे हैं। तो ये जो एक्सेप्टेशंस था कि भाई लाइट को पार्टिकल नेचर में लेना थोड़ा डिफिकल्ट रहा था उस वक्त साइंटिस्ट लोगों के लिए।
On the other hand, it could explain the black body radiation and photoelectric effect satisfactorily, but on the other hand, it was not consistent with the non-wave behavior of the light, which could account for the phenomenon of interference and diffraction. अब अच्छे से समझना, टॉपिक का नाम है ड्यूअल बिहेवियर. ड्यूअल बिहेवियर यानी कि दो टाइप के बिहेवियर एक साथ होना, और दैट इज पार्टिकल एंड द वेव. जैसे कि यू कैन सी कि आपने ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे उसका पार्टिकल नेचर ध्यान में लिया. कौन सा नेचर ध्यान में लिया? पार्टिकल. बट चलो, साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगा कि अगर ये दो फिनोमिनन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो क्या इंटरफेरेंसेस एंड डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनन भी पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो नहीं, वो फेल हो गए. जो हमें दिखने मिलते हैं रियलिटी में, इंटरफेरेंसेस एज वेल एज डिफ्रैक्शन फिनोमिनन हमें लाइट के थ्रू दिखने मिलते हैं. तो लाइट का ये दो फिनोमिनन है जैसे इंटरफेरेंसेस और डिफ्रैक्शन, वो समझाने के लिए वेव नेचर चाहिए. वेरेज जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आती है, तब लाइट का पार्टिकल नेचर चाहिए. वहां पे वेव नेचर नहीं काम करता है, और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में वेव नेचर काम करता है, पार्टिकल नेचर काम नहीं करता है. एंड दैट्स व्हाई साइंटिस्ट लोगों के पास और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा. हमने दोनों नेचर को एक्सेप्ट किया, और हमने देखा कि जब मेटल के साथ इंटरेक्शन की बात आती है, मेटल छोड़ दो, मैटर के साथ इंटरेक्शन की बात आती है लाइट की, तब हम उसका कौन सा नेचर देखेंगे? पार्टिकल नेचर देखेंगे. और जब लाइट के ट्रैवलिंग की बात आती है, प्रोपोगेशंस की बात आती है, तब हम उसका कौन सा नेचर देखेंगे? वेव नेचर देखेंगे. ऐसे साइंटिस्ट लोगों ने ड्यूअल बिहेवियर को एक्सेप्ट किया. सो द ओनली वे टू रिजॉल्व दिस फिनोमिनन या द कंफ्यूजन वाज टू एक्सेप्ट द आइडिया दैट लाइट possess both the particle and wave like properties. लाइट हैज अ ड्यूअल बिहेवियर, दैट मीन्स कि लाइट के पास दो टाइप के बिहेवियर है. डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड द लाइट बिहेव आइदर एज अ वेव और आइदर एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल. According to the experiment, according to the situation, according to phenomena, we can say that light के पास दो टाइप के क्या हो सकते हैं? बिहेवियर हो सकते हैं. Whenever radiation interacts with the matter, जब रेडिएशन इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, it display particle like properties in a contrast to the wave like properties. Okay, है ना, वो डिस्प्ले करता है क्या? पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी इन कॉन्ट्रेक्ट टू वे लाइक प्रॉपर्टी, है ना, विच इज सोन इन द इंटरफेरेंसेस एंड डिफ्रैक्शन. तो व्हेन रेडिएशन इंटरेक्ट्स विद द मैटर, मैंने बोला था ना, रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन होता है, तब वो कौन सा नेचर शो करता है? पार्टिकल, है ना, इन कॉन्ट्रेक्ट यानी इन ऑपोजिट टू वेव लाइक नेचर. वेव लाइक नेचर कहाँ काम आता है? इंटरफेरेंसेस एंड डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिनन में, विच इज एग्जिबिट्स व्हेन इट प्रोपोगेट्स. ये जो वेव लाइक नेचर है वो कब आता है? जब प्रोपोगेशन होता है, जो मैंने ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किया है. देन नाउ this concept was totally aligned to a way that scientists thought about the matter and radiation, and it took them a long time to become convinced of its validity. अब देखो, अचानक से जो वेव लाइक था, अभी इसमें तो कितना सारा रोमांच आया. जैसे कि आप देखो, सबसे पहले पलक एंड वंश. ओके, इसमें कितनी सारी बातें आई. जैसे कि यू कैन सी कि पहले जो था, आइंस्टाइन बोल रहा था कि भाई जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर कंसिस्ट करता है ना. सॉरी माय मिस्टेक, पहले काफी टाइम पहले, है ना, बहुत पहले जो वेव आया, लाइट का जो नेचर था वो आया था आपका पार्टिकल नेचर. फिर काफी सालों तक, ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी तक वो वेव नेचर रहा. अचानक से प्लैंक और आइंस्टाइन आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई वेव जो है, लाइट जो है, वो पार्टिकल नेचर कंसिस्ट करता है ना. तो और फिर कुछ ऐसे फिनोमिनन है जैसे इंटरफेरेंसेस एंड डिफ्रैक्शन जो सिर्फ वेव नेचर से ही समझाए जाते हैं, और कुछ ऐसे फिनोमिनन है जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन किया जाता है. एंड दैट्स व्हाई कि अब और कोई चारा नहीं था दोनों फॉर्म को एक्सेप्ट करने के अलावा. तो इसमें काफी सारा टाइम निकल गया वैलिडिटी के लिए, और काफी सारे साइंटिस्ट ने इसका अपोज भी किया, काफी सारे अपोज करने वाले एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किए, लेकिन सब फेल हो गए. एंड अल्टीमेटली आज के टाइम में हम ऐसा मानते हैं कि लाइट हैज अ ड्यूअल बिहेवियरिटी, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर. इट टर्न्स आउट, एज यू शैल सी लेटर,
that some microscopic particle like electron also exhibits a wave particle duality. Now अब कॉन्सेप्ट ए था, अब बात ए थी कि सर आपने बता दिया कि भाई लाइट जो है उसके पास पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर है, तो क्या पार्टिकल के पास वेव और पार्टिकल नेचर है? मैटर के पास, लाइट के पास अगर पार्टिकल एंड वेव नेचर है तो किसी मैटर के पास, मैटर जो पार्टिकल फॉर्म में होता है, क्या उसके पास वेव नेचर है? तो यस, है ना। जब ऐसी बातें ऑफिशियली जब क्या हुई, एक्सेप्ट हुई, तो ड्री ब्रोगली करके एक साइंटिस्ट थे, उनको ऐसा लगा कि यार सब आइंस्टाइन ने ऐसा बोला कि जो लाइट वेव था वो अगर पार्टिकल है तो मैं ऐसा क्यों ना प्रूव कर दूं कि जो पार्टिकल है वो वेव है ना। तो ड्री ब्रोगली ने एक्सपेरिमेंट्स किए और जो पार्टिकल्स थे लाइक सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनको वेव नेचर में बना के दिया। और उसी वेव नेचर पे कॉन्सेप्ट पे आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे हमारा एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर ऑर्डिनरी लाइट यूज होती है, और एक आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर काम आता है। देन तो उसकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, और एविडेंस ऑफ द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स और एटॉमिक स्पेक्ट्रा की आगे बात करने वाले हैं। और फिर धीरे धीरे करके हम बोहर्स मॉडल पे जाएंगे और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखने वाले हैं।